हेलो बच्चों, आज हम प्राइवेटाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे, अर्थात निजीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक आपका इकोनॉमिक चेंजेस का सेकंड टॉपिक है। इससे पहले हम लिबरलाइजेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। इकोनॉमिक सेक्टर इकोनॉमिक चेंजेस जो हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू हुए 1991 में, और उन चेंजेस में 3 पॉलिसीज़ फ्रेम हुई थी। दैट इज़ फर्स्ट इज़ लिबरलाइजेशन, सेकंड प्राइवेटाइजेशन एंड थर्ड इज़ ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण के बारे में हम पढ़ चुके हैं। प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण के बारे में हम आज इस टॉपिक में या इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो प्राइवेटाइजेशन मीन्स permitting the private sector to set up industries which were previously reserved for public sector. Under this policy, many PSUs were sold to private sector. Literally speaking, privatization is the process of involving private sector in the ownership of public sector या PSUs। अर्थात प्राइवेटाइजेशन का मतलब यह होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर्स में इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें भी सेटअप किया जाए जो पहले से पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट के अंडर में रिजर्व्ड हैं, और जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में या गवर्नमेंट के अंडर में जो कंपनीज़ जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्राइवेट सेक्टर में इन्वॉल्व होने के लिए परमिशन मिल जाने को हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। इन पॉलिसीज़ में कई जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को बेच दी जाती हैं। इसीलिए प्राइवेटाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट हो जाती है या इन्वॉल्व हो जाती हैं। द मेन रीज़न ऑफ प्राइवेटाइजेशन वॉज इन currency of PSUs are running in losses due to the political interference. The managers cannot work independently. Production capacity remain underutilized. To increase competition and efficiency, privatization of PSUs was initiated. अर्थात जो प्राइवेटाइजेशन है उसको करने का जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, उनको प्राइवेट करने का मेन रीज़न ये है कि जो हमारी कंट्री है वो गवर्नमेंट सेक्टर में रहकर लॉस में सफ़र कर रही हैं यानी नुकसान भर रही हैं, क्योंकि वहाँ पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा है। इसीलिए प्राइवेट में सेक्टर में उनको कन्वर्ट कर दिया जाए ताकि कोई पॉलिटिकल प्रेशर उन पर नहीं बन सके। जो मैनेजर्स हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर कंपनीज़ में वर्क कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंटली आज़ादी से काम नहीं कर पाते हैं या फ्री होकर काम नहीं कर पाते हैं, और वहाँ से उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा बढ़ नहीं पाती है। इसीलिए जो मैनेजर्स हैं उनको भी इंडिपेंडेंटली वर्क करने को मिल सके और जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी बढ़ सके, और इसी से कंपटीशन जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। साथ ही साथ इफ़िशियंसीज जो हैं वर्कर्स की वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगी। इसीलिए गवर्नमेंट ने नेक्स्ट पॉलिसीज़ में प्राइवेटाइजेशन लाए गए, और जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं उसके जो कंपनीज़ हैं उनको जो लॉस में जा रही थी उन्हें प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, और जो इकनॉमी है कंट्री की उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की। अब इसे हम हिंदी में पढ़ लेते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो निजीकरण का अर्थ है निजी क्षेत्र का या निजी क्षेत्र को ऐसे उद्योग स्थापित करने की अनुमति देना जो पहले सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। इस नीति के तहत कई PSU को बेच दिया गया था। वस्तुतः निजीकरण क्षेत्र को शामिल करने की प्रक्रिया है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों PSU को स्वामित्व में कन्वर्ट करना यानी स्थापित करने को ही हम निजीकरण कहते हैं।
निजीकरण का मुख्य कारण पीएसयू की मुद्रा में कमी के कारण चल रहा था या का कारण हो रहा था। राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण निजीकरण करने का मुख्य कारण पीएसयू की मुद्रा हो सकती है। प्रबंधक स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते हैं, उत्पादक क्षमता बनी रहे, इसीलिए निजीकरण में शिफ्ट किया गया या कन्वर्ट किया गया। कम उद्योग भी होने लगा था, इसीलिए भी जो पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, उन सबको प्राइवेट में यानी निजीकरण में ट्रांसफ़र शिफ्ट कर दिया गया। साथ ही साथ प्रतिस्पर्धा और दक्षता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण अपरिहार्य था, अर्थात जरूरी था। इस तरह हमें समझ में आ गया कि निजीकरण की जो पॉलिसी है यानी प्राइवेटाइजेशन की जो पॉलिसी है उसे क्यों लाया गया और उसका मतलब क्या होता है। अब हम देखते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। फर्स्ट, इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी। प्राइवेटाइजेशन डिटर्स गवर्नमेंट्स influence and aids economic growth. As private bodies do not have a political agenda, they focus more on spurring growth and efficiency within an organization for greater generation of revenues. अर्थात निजीकरण सरकारी प्रभाव को रोकता है और आर्थिक विकास में सहायता करता है। चूँकि निजी निकायों का कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं होता है, इसीलिए वे राजस्व के अधिक उत्पादन के लिए एक संगठन के भीतर विकास और दक्षता बढ़ाने के लिए पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। अर्थात जो प्राइवेटाइजेशन है उसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, उसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होता और कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता। इसके कारण जो ग्रोथ है वो हो सकती है, अर्थात इकोनॉमिक ग्रोथ को हम बढ़ा सकते हैं। इसीलिए पीएसयूज को प्राइवेटाइजेशन में कन्वर्ट किया गया और उससे जो ग्रोथ है और जो ऑर्गेनाइजेशन की इफ़िशियंसी है उनको भी बढ़ाया गया, जिससे कि गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के विदाउट हम प्रोडक्शन अच्छे से कर सकें और इकोनॉमी में भी ग्रोथ कर सकें और जो कंट्री है उसमें भी डेवलपमेंट हो सके। इसीलिए प्राइवेटाइजेशन में इफ़िशियंसी को इम्प्रूव किया जाता है और जो प्राइवेटाइजेशन करने का मेन मोटिव है उसका एडवांटेजेस भी यही कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दैट इज़ इंक्रीज कंपटीशन। स्टेट रन कंपनीज enjoy a monopoly and remain unperturbed by competition in the market. Privatization, accompanied by deregulation of the market, allow the private sector to encourage more actively and encourages competition. The competition will in turn accelerate overall industrial and economic growth and stimulate the market against monopolist establish। अर्थात स्टेट टू स्टेट जो कंपनीज बिजनेस करती हैं वो कंपनीज मोनोपोली का पूरा फ़ायदा या पूरी तरह वो मोनोपोली एंजॉय करती हैं, अर्थात उनके पास में पूरा एक अधिकार होता है क्योंकि वो अपने स्टेट के ही रूल जो हैं वो फॉलो करते हैं। तो उन्हें अदर स्टेट में सिर्फ प्रोडक्शन का जो मटेरियल है या जो गुड्स हैं उनको भेजना होता है, सप्लाई करना होता है, वहाँ के रूल को फॉलो नहीं करना होता है। तो उन्हें सिर्फ एक अधिकार फॉलो का राइट मिल जाता है और इसके कारण वो कंपटीशन में मार्केट में कंपटीशन में बने रहते हैं। इसीलिए प्राइवेटाइजेशन जो है वो प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करता है कि वो एक्टिवली इंगेज रहें हर एक्टिविटी में और कंपटीशन में भी आगे से आगे पार्टिसिपेट करें और प्राइवेटाइजेशन प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज भी करता है ताकि वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें और मार्केट में अपनी रेपुटेशन
या फिर अपने आप को स्टेबल कर सकें। प्राइवेटाइजेशन के इस इनकरेज के कारण कंपटीशन जो रहता है वो बना रहता है और जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ करती है और जो मार्केट है वो मोनोपोलिस्ट के अगेंस्ट हो जाता है। अर्थात सभी को कहीं ना कहीं वर्क करने के लिए अपनी जगह मिल जाती है। अब इसे हम हिंदी में पढ़ते हैं। राज्य द्वारा संचालित कंपनियां एकाधिकार का आनंद लेती है और बाजार में प्रतिस्पर्धा से अप्रभावित रहती है। निजीकरण बाजार के विनिमय के साथ निजी क्षेत्र को अधिक सक्रिय रूप से संलग्न करने और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने की अनुमति देता है। प्रतिस्पर्धा बदलने में समग्र औद्योगिक और आर्थिक विकास को गति देगी और बाजार को एकाधिकार से सुस्ती के खिलाफ प्रेरित करेगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज प्रमोट मार्केट डायनामिज्म। प्राइवेटाइजेशन लिबरेट द इकोनॉमी फ्रॉम स्टेट कंट्रोल विदाउट गवर्नमेंट रेगुलेशन डिक्टेटिंग मार्केट प्रोग्रेशन। द मार्केट ऑपरेट organically. Due to a lack of government interference, the market becomes more dynamic and follows integral economic value of demand and supply. Consumer response to more dynamic and organically run market is greater and greatest high revenue. अर्थात प्राइवेटाइजेशन जो है उसके कारण स्टेट कंट्रोल से इकोनॉमी जो होती है वो लिबरेट हो जाती है। विदाउट गवर्नमेंट रेगुलेशन, मतलब जो गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जो रेगुलेशंस होते हैं, उसके बिना मार्केट की प्रोग्रेस हो सकती है और मार्केट ऑर्गेनिकली या सिस्टमेटिकली ऑपरेट हो जाता है और जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है वो नहीं होता है। इसीलिए मार्केट जो होता है वो और गतिशील हो जाता है, यानी डायनामिक हो जाता है और जो डिमांड रहती है और जो सप्लाई रहता है उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है और इसी के कारण जो जनरेशन रेवेन्यू होती है, लेबर रेवेन्यू होती है, वो भी ग्रोथ करती है और मार्केट भी रन अच्छे से हो जाता है। अब हम इसका हिंदी पढ़ते हैं। निजीकरण अर्थव्यवस्था को राज्य के नियंत्रण से मुक्त करता है। बाजार की प्रगति को निर्धारित करने वाले सरकारी नियमों के बिना बाजार व्यवस्थित रूप से संचालित होता है। सरकारी हस्तक्षेप में कमी के कारण बाजार अधिक गतिशील हो जाता है और मांग और आपूर्ति के अभिन्न आर्थिक मूल्यों का पालन करता है। आर्थिक गतिशील और व्यवस्थित रूप से चलने वाले बाजार के लिए उपभोक्ता प्रतिक्रिया अधिक है और उच्च राजस्व उत्पन्न करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लेक ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। इट इज argued government make poor economic managers. They are motivated by political pressure rather than sound economic and business sense. For example, a state enterprise may employ surplus workers which is insufficient. The government may be reluctant to get rid of the workers because of the negative publicity involved in job losses. Therefore, state-owned enterprises often employ too many workers, increasing efficiency. अर्थात जो गवर्नमेंट होती है या जो PSUs रहते हैं या गवर्नमेंट ऑफिसेस रहते हैं उनमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत होता है, पॉलिटिकल प्रेशर भी बहुत होता है, जिसके कारण जो गवर्नमेंट होती है वो ऐसे पुअर मैनेजर्स को जॉब प्रोवाइड कर देती है जिन्हें न तो बिजनेस साइंस होता है और न ही उन्हें इकोनॉमी ग्रोथ करने का या कोई डेवलपमेंट करने का कोई नॉलेज प्रोवाइड होता है। इसीलिए पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के लेक ऑफ
पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के लिए प्राइवेटाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया और प्राइवेटाइजेशन के कारण जब PSUs प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वहाँ से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे लोगों को जॉब पर अपॉइंट किया जाता है जो रिजिड होते हैं, वर्कर्स के साथ में रिलेक्टेंट होते हैं और नॉलेज होता है, बिजनेस सेंस होता है और उन्हें बिजनेस को ग्रोथ करने का या इकोनॉमिक ग्रो करने का कैपेबल होते हैं और इस तरह से वो प्रोडक्शन एफिशिएंसी सभी को ग्रोथ करते हैं और इसी तरह से वो एंटरप्राइजेस में भी ग्रोथ लाते हैं। हम हिंदी में पढ़ते हैं, दैट इज़ यह तर्क दिया जाता है कि सरकारें गरीब आर्थिक प्रबंधक बनाती है, वे ध्वनि आर्थिक और व्यावसायिक समझ के बजाय राजनीतिक दबावों से प्रेरित होते हैं। उदाहरण के लिए एक राज्य उद्यम अधिशेष श्रमिकों को नियोजित कर सकता है जो असक्षम हैं। नौकरी के नुकसान में शामिल नकारात्मक प्रचार के कारण सरकार श्रमिकों से छुटकारा पाने के लिए अनिच्छुक हो जाती है। इसलिए राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम अक्सर अकुशलता बढ़ाने वाले बहुत से श्रमिकों को रोजगार दे देते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट के पास में पॉलिटिकल प्रेशर बहुत होता है तो वो गरीब आर्थिक प्रबंधक को भी मैनेजर बना लेती हैं और फिर उसे बिजनेस सेंस हो या ना हो उन्हें उस जॉब पर रख लेती हैं, फिर उससे वो नुकसान भी उठाती है। इसीलिए जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं उन्हें प्राइवेटाइजेशन के आने के बाद प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर दिए और जो लॉस में जा रहे थे उन सेक्टर्स को या उन ऑर्गेनाइजेशंस को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट किए और उनके बाद में ऐसे लोगों को जॉब पर रखा गया जो काम के हैं या उन्हें इस बात का नॉलेज है, वो इस बात के लिए क्वालिफाइड हैं जिससे इकोनॉमी में भी ग्रोथ हो सके। आगे नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, शेयर होल्डर्स। इट इज़ आर्ग्यूड दैट अ प्राइवेट फर्म हैज़ प्रेशर फ्रॉम शेयर होल्डर्स टू परफॉर्म एफिशिएंटली। इफ द फर्म्स इज insufficient then the firm could be subject to a takeover. A state owned firm does not have this pressure and so it is easier for them to be insufficient. अर्थात जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपना अमाउंट यानी अपना पैसा जो होता है वो कंपनी में लगाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में लगाते हैं, तो वो प्रोडक्शन के लिए कंपनी के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं और कंपनी वर्कर्स के साथ में वर्क करके प्रेशर बना सकती है और प्रोडक्शन अच्छा कर सकती है। इस तरह से उनकी इफ़िशियंसी जो है वो बढ़ जाती है और शेयर होल्डर्स के ऊपर भी प्रॉफिट बना रहता है। मतलब शेयर होल्डर्स अपने प्रॉफिट के लिए कंपनी के ऊपर प्रेशर बनाते हैं जिससे हमारी इफ़िशियंसी बढ़ जाती है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है, कोई फर्म अगर शेयर होल्डर की प्रेशर को झेल नहीं पाती है या इफ़िशियंसी को कवर नहीं कर पाती है तो वो कंपनी किसी और कंपनी के द्वारा टेक ओवर कर ली जाती है। बट गवर्नमेंट के पास में ऐसे प्रेशर नहीं होते, यानी गवर्नमेंट सेक्टर्स में ऐसे प्रेशर नहीं दिए जाते हैं, कोई प्रेशर नहीं होता उनके ऊपर सिवाय पॉलिटिकल प्रेशर के, और पॉलिटिकल प्रेशर में कोई प्रोडक्शन से रिलेटेड प्रेशर नहीं होता है। इसीलिए जो गवर्नमेंट स्टेट के जो फॉर्म्स होते हैं वो इनसफिशिएंट हो जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर कोई प्रोडक्शन से रिलेटेड, इफ़िशियंसी से रिलेटेड प्रेशर नहीं होता है सिवाय पॉलिटिकल प्रेशर के अलावा। अब हम हिंदी में पढ़ते हैं। यह तर्क दिया जाता है कि एक निजी फर्म पर शेयर धारकों से कार्यकुशलतापूर्वक प्रदर्शन करने का दबाव होता है। यदि फर्म असक्षम है तो फर्म अधिग्रहण के अधीन हो जाती है। एक राज्य के स्वामित्व वाली फर्म पर यह दबाव नहीं होता है और इसलिए उनके लिए असक्षम होना आसान होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। गवर्नमेंट विल रेज रेवेन्यू फ्रॉम द सेलिंग स्टेट ऑन्ड असेट्स टू द प्राइवेट सेक्टर रेज्ड सिग्निफिकेंट सम
for the UK government in the 1980s. However, this is a one-off benefit. It is also mean we lose out on future dividends from the profit or the public companies. हिंदी में पढ़ते हैं, निजी क्षेत्र को राज्य के स्वामित्व वाली संपत्ति बेचने से 1980 के दशक में यूके सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण रकम जुटाई गई थी। हालांकि यह एक मुफ्त लाभ है, इसका मतलब यह है कि हम सार्वजनिक कंपनियों के मुनाफे से भविष्य के लिए लाभांश को देते हैं। अर्थात ऐसे ही समझ में आ गया कि यूके की सरकार से हमने एक रकम जुटाई थी जिससे हम प्राइवेटाइजेशन को इस्टेब्लिश कर सकें या प्राइवेट सेक्टर को बढ़ा सकें, जो हमारे लिए एक मुश्त लाभ ही हो सकता है, एक ही साइड से लाभ हो सकता है। इसका मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि जो पब्लिक कंपनीज़ हैं उनको जो प्रॉफिट या डिविडेंड मिलता है उसको हम खो सकते हैं और सारी कंपनीज़ को प्राइवेट में शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका प्राइवेटाइजेशन का एडवांटेजेस और प्राइवेटाइजेशन क्या होता है ये कंप्लीट होता है। थैंक यू।